हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 वाले, जो कि दोस्तों आपके 7 चरणों में होंगे। आज आपकी जो चुनाव की तारीख है उनका आपका ऐलान कर दिया गया है। यानी दोस्तों, जो आपके चुनाव होने वाले हैं वो आपका 19 अप्रैल से लेकर के आपके 1 जून तक आपके होने वाले हैं। और जो आपकी मतगणना होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 4 जून को मतगणना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस समय आपने एक शब्द सुना होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको जानना जरूरी है कि आपकी मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। और साथ ही दोस्तों, जो अगर आप मान लो भारत के नागरिक हो, ठीक है, और वोट डालते हो आप, तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका क्या होता है। तो दोस्तों, जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है दोस्तों, ये मेनली आपका होता है, जैसे जितने भी आपके प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, और साथ में जितनी भी आपकी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कोई पार्टी आपको बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी कोई आपकी पार्टी हो, ठीक है, तो उनके दिशा निर्देश के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों जो आपके प्रत्याशी हों या आपकी पार्टी हो, उनको आपको उसका पालन करना होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी दोस्तों, अगर हम कह सकते हो, देखिए, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, यानी कि आपको सरकारी जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो या किसी स्कूल में आप पढ़ते हो, तो दोस्तों वहाँ पर देखा होगा सब जगह, हर जगह आपके रूल होते हैं। जैसे जैसे मान लो, जब आपने स्कूल पढ़ा होगा तो वहाँ पर रूल होगा आपको कि आपको 8 बजे स्कूल आना है, ठीक है, आपको साथ में लंच लेके आना है, नाखून काट के आने, ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब होता है, ये सब आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पर क्या रूल होते हैं कुछ कंपनियों में, कि जैसे मोबाइल आपको रखना अलाउ नहीं होता है, ठीक है, ऑफिस टाइम में, और साथ ही आपको कुछ ड्रेस कोड होता है। तो दोस्तों ये सभी आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। या दोस्तों, आप कोई अधिकारी हो, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी आप अधिकारी हो या किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो एक जो आपका नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सभी पे आपका लागू होता है। अब यहाँ में बात करने वाले जो चुनाव में आपकी होती है, चुनाव आदर्श आचार संहिता, यानी कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको देखते हैं विस्तार से क्या आपका होता है। और दोस्तों साथ देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर एक जीएस का पेपर होता है आपका, इथिक्स वाला GS4। तो वहाँ पर टॉपिक आपका काम करता है। और साथ ही अगर आप जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है, अगर आपने पब्लिक ले रखा है यानी लोक प्रशासन, तो वहाँ भी ये आपका पढ़ना पड़ेगा। और साथ दोस्तों, जो आपका लोक प्रशासन सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, देखिए इसमें आपको जितने भी आपके आईएएस पीसीएस होते हैं, इन सभी का जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं चुनाव आदर्श आचार संहिता होती क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि आदर्श आचार संहिता प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टियों के दिशा निर्देश के वे नियम हैं जिनका चुनाव के दौरान पालन करना आपका जरूरी होता है। ये नियम जो होते हैं आपके राजनीतिक पार्टी के समन्वय और सहमति के साथ ही आपके बनाए जाते हैं। फिर आगे चुनाव आदर्श आचार संहिता जो आपका अग्रलिखित है, इसको आप देख सकते हो। पहला पॉइंट देखेंगे हम, सामान्य व्यवहार में क्या होता है आपका, कि कोई राजनीतिक पार्टी हो या प्रत्याशी हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे समुदाय के बीच मतभेद को बढ़ावा मिले। यानी कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप, ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए मेनली आपका कोई एमपी हो, एमएलए हो, कोई हो, आपका सीएम हो, पीएम हो, देखिए आपका जो दायित्व बनता है, दायित्व ये बनता है कि आप जितने भी धर्म है या जाति धर्म है आपका, उन सभी को एक साथ लेके चलें, ठीक है, किसी में कोई किसी तरह का कोई आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आगे है हमारा कि किसी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। यानी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर आपका पर्सनली हमले आपका नहीं कर सकती है, जो आपकी होती है आचार संहिता में, ठीक है। यानी कि आज से आपकी जो आचार संहिता है वो आपकी लागू हो जाएगी। फिर आपका वोट पाने के लिए किसी भी स्थिति में जाति या धर्म आधारित अपील नहीं कर सकते। यानी आप किसी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च या दूसरे धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। या दोस्तों, आपने देखा होगा 2019 जब आपका चुनाव हुआ था, तो देखा होगा किस तरह से आपका बीजेपी सरकार ने आपका जो आपका पुलवामा में हमला हुआ था, उस हमले के नाम पे जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगा था। लेकिन दोस्तों, ये आपका जायज़ नहीं है कि आप किसी धर्म, जाति या किसी इस तरह से आप वोट नहीं मांग सकते, और ना ही किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर आप वोट मांग सकते हो। फिर आगे आपका कि वोटरों को रिश्वत देकर या डरा धमका कर वोट नहीं मांग सकते। यानी किसी आप वोटर को आप रिश्वत देकर या जैसे लालच देते हैं कि दारू मिलेगी, ठीक है, वो भी काम आप नहीं कर सकते हो। ये भी सब आपका आचार संहिता के खिलाफ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका, मतदान केंद्र पर वोटरों के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो दोस्तों, आपके गाँव वगैरह में प्रधान का चुनाव होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका कि जो प्रधान के लिए खड़े होते हैं, कुछ लोग आपके गाड़ी से ले जाते हैं, चलो वोट डालने चलो, ठीक है, तो दोस्तों वो भी आपका अलाउ नहीं होता है यहाँ पर। और साथ ही मतदान के 48 घंटे पहले पब्लिक मीटिंग करने की मनाही होती है। यानी जो आपका जिस दिन आपकी वोटिंग हो, जैसे मान लो आपके यहाँ वोटिंग पहले चरण में हो रही है 19 अप्रैल को, तो इसके 48 घंटे पहले आपका कोई पब्लिक मीटिंग आपकी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सामान्य व्यवहार में हो गया। इसके अगर आप और कुछ पॉइंट हैं आपके, जैसे अगर किसी व्यक्ति की राय किसी पार्टी या प्रत्याशी के खिलाफ है, तो उसके घर के बाहर किसी भी स्थिति में धरने की इजाज़त नहीं हो सकती। जैसे मान लो आप किसी ABC किसी पार्टी के खिलाफ हो आप, ठीक है, सबको पता है कि हाँ इस पार्टी को आप खिलाफ हो, तो आपके घर के बाहर जो आपका धरना प्रदर्शन दूसरी पार्टी जो आपसे खिलाफ हुआ वो लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका प्रत्याशी राजनीतिक पार्टी किसी निजी व्यक्ति की जमीन, बिल्डिंग का इस्तेमाल
बिना इजाज़त के नहीं कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको राजनीतिक पार्टी को यह सुनिश्चित करना है कि उनके कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक पार्टियों की रैली में कहीं कोई बाधा या रुकावट आपका नहीं डाल सकते हैं। फिर आपका यह पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए यह जरूरी है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग के दौरान गड़बड़ी पैदा ना करें। जैसे मान लो किसी दूसरी पार्टी की आपकी मीटिंग हो रही है तो कोई और पार्टी उसकी मीटिंग को आपको खराब नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर आपका मीटिंग के समय और बात करें तो जैसे जब भी किसी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी को कोई मीटिंग करनी होती है तो उसे स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होती है और उन्हें प्रस्तावित मीटिंग का टाइम और जगह आपका बताना होता है जब कोई आप मीटिंग करें तो राजनीतिक पार्टी, ठीक है। फिर आपका लाउड स्पीकर या दूसरे यंत्र या सामान के इस्तेमाल के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, बिना इजाज़त के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर आगे आपका जुलूस की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है। जुलूस के लिए समय और रूट की जानकारी आपको पुलिस को देनी पड़ती है, ठीक है। अगर एक ही समय में एक ही रास्ते पर दो पार्टियों का जुलूस निकलना है तो इसके लिए पुलिस से पहले से इजाज़त मांगनी होगी, ताकि किसी तरह से दोनों जुलूस आपस में न टकराएं और ना ही कोई आपकी गड़बड़ी हो। फिर यहाँ पर किसी भी स्थिति में किसी के पुतले जलाने की इजाज़त आपकी नहीं होती है आचार संहिता के टाइम पर। फिर अगर हम बात करें पोलिंग डे वाले दिन तो उसमें क्या होता है आपका कि राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड दें और अपने कैंपस में गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं होने दें जिस दिन आपकी वोटिंग होती है, और साथ ही मतदान केंद्र पर गैर जरूरी भीड़ जमा ना हो। और इसके साथ साथ मतदाता को छोड़कर कोई दूसरा जिन्हें चुनाव आयोग से ने अनुमति नहीं दी है मतदान केंद्र नहीं जा सकता है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ आपकी आचार संहिता है जो आपका हर किसी को जानना आपको जरूरी है। और दोस्तों एक होता है आपका सत्ताधारी पार्टी के लिए दिशा निर्देश जो आपके होते हैं, जैसे कि इस समय आपका बीजेपी सरकार है तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, वो है आपकी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है। सभी सरकारें चुनाव आचार संहिता के दायरे में आएंगी आपकी। किसी भी स्थिति में सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सरकारी मशीनरी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी चुनाव के लिए आपका नहीं हो सकता है। प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल आपका नहीं हो सकता है। सरकार मंत्री अधिकारी चुनाव के ऐलान के बाद अपने मंजूर किए गए धन अनुदान के अलावा अपने विवेक से कोई नया आदेश नहीं दे सकते, यानी कोई नई योजना आपकी शुरू नहीं की जा सकती। जैसे आपने देखा होगा जब आपके विधानसभा चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे अब भी आप केंद्र सरकार के चुनाव हैं, ठीक है। तो इस समय ना तो किसी आपकी नई वैकेंसी घोषणा हो सकती है आपकी, ठीक है, ना ही कोई नया विज्ञापन जारी हो सकता है और ना ही किसी की आपकी किसी जॉब में आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ठीक है। तो ये सभी जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है ये आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।